देर रात 12 बजे बारिश में खाना खाने वाला ससुराल। अदिति अपनी दोस्त कोमल के साथ कॉलेज से घर आ रही थी। तभी रास्ते में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। कोमल बारिश को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अदिति से कहती है, अरे वाह अदिति, देखा बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें तो जैसे मुझ पर जादू ही कर देती हैं। ऐसा कहकर कोमल अपनी दोनों बाहें फैलाए बारिश में भीगने लगती है और कहती है, हाँ कितना मजा आ रहा है बारिश में भीगकर। ऐसे में कोई हैंडसम लड़का मिल जाए तो मजा ही आ जाए बारिश में भीगने का। आजा आई बहार ला 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 ला। कोमल ऐसे ही गाना गाकर मस्ती कर रही थी और अदिति उसे देख रही थी। तभी अचानक से बाजू से एक कार तेजी से निकली और सारा कीचड़ अदिति के कपड़ों पर उछाल कर चली गई। ये देखकर अदिति मुंह बनाते हुए बोली, ओहो, ये कार वालों को भी दिखाई नहीं देता। और देखा तूने कोमल, तेरी मस्ती के चक्कर में मेरे कपड़े गंदे हो गए। मुझे बारिश बिल्कुल नहीं पसंद। इतना कीचड़ होता है, चारों तरफ पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। और ये कार वाले तो देखते ही नहीं है कि कोई इंसान भी चल रहा है। साथ में मुझे तो लग रहा है कि जब तक मौसम ना खोले मैं कॉलेज ही नहीं आऊंगी। अरे अदिति, ऐसा भी क्या ना पसंद करना बारिश को। बारिश तो कितनी अच्छी लगती है। तुझे अच्छी लगती होगी बारिश, चारों तरफ कीचड़, इतना चिपचिप, बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता। अब घर चल, बहुत हो गया तेरा बारिश में भीगना। फिर दोनों सहेलियां अपने घर चली जाती हैं। अदिति बारिश में थोड़ा कम ही बाहर निकलती थी। उसे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन की बात है, माँ ने अदिति को बताया, बेटा अदिति, तुझे आज देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तू जरा रेडी हो जाना। माँ, इससे पहले तो तुमने मुझे ऐसा कुछ बताया ही नहीं और इस बारिश में तुमने लड़की वालों को बुला लिया। बेटा, लड़का बहुत अच्छा इंजीनियर है और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी। फैमिली में उसका एक बड़ा भाई है, भाभी है, उनके 2 बच्चे हैं और माता पिता सब कुछ अच्छा था तो तेरे पिताजी ने बुला लिया। फिर शाम हो जाती है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तभी लड़के वाले घर आए। सभी लोग साथ में बैठे और अदिति से बातें करने लगे। तभी बारिश थोड़ी और तेज हुई और मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। तब लड़के की माँ बोली, बेटा अदिति, देख रही हो मौसम कितना सुहाना हो रहा है, तुम्हें पकौड़े बनाना आता है क्या? जी आता है। तो बेटा हम लोगों के लिए पकौड़े बनाकर ले आओ ना। ये बारिश का सुहावना मौसम, ठंडी ठंडी बारिश की बूंदे, इसमें तो पकौड़े खाने का मजा ही अलग है। अब अदिति गर्मा गर्म पकौड़े बनाती है और सभी को खिलाती है। फिर लड़के वाले रिश्ता पक्का करके घर चले जाते हैं। शादी का समय आ रहा था। एक दिन अदिति के पिताजी उसकी माँ से बोले, अदिति की शादी का समय आ रहा है, बारिश का मौसम है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम कोई फार्म हाउस बुक कर लें शादी के लिए। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रही थी कि फार्म हाउस ही सही रहेगा। वैसे भी आपके दोस्त का फार्म हाउस बहुत अच्छा है, हम वहीं से अपनी बेटी की शादी करेंगे। अब सब कुछ तय हो जाता है और शादी का दिन भी आ जाता है। मौसम खुला हुआ था। बारात आई। लड़की वालों ने बारात का स्वागत किया, उन्हें बिठाया। तभी दूसरी तरफ हाथ में माला लिए अदिति भी आने लगी। अदिति को यूं आते देख अदिति की जेठानी अपनी सास से बोली, माँ, आज अदिति कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बेटा, बहुत प्यारी लग रही है। अगर अभी हल्की हल्की बारिश हो जाती तो हल्की हल्की बारिश में अदिति एंट्री लेते हुए कितनी अच्छी लगती ना। हाँ कुसुम, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। भगवान करे हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाए। उनकी दुआ तो जैसे कबूल होने वाली ही थी। उनके ऐसा कहते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। अदिति और उनके घर वाले बारिश देखकर घबरा गई। अदिति की माँ बोली, अजी बारिश को भी अभी होना था, देख रहे हैं हमारी अदिति आ ही रही है और बारिश हो गई। कहीं ऐसा ना हो लड़के वाले गुस्सा हो जाए कि हमने कुछ अच्छे से इंतजाम ही नहीं किया। हाँ अदिति की माँ, तुम सही कह रही हो। मैं देखता हूँ अंदर अगर कुछ इंतजाम हो जाए। ऐसा कहकर अदिति के पिताजी वहां से चले। एक तरफ जहां अदिति के घर वालों को बारिश की चिंता थी, वहीं दूसरी तरफ अदिति के ससुराल वाले बारिश को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उन सबको बारिश बहुत पसंद थी। तभी बारिश में भीगते हुए कुसुम के दोनों बच्चे वहां आए और बोले, माँ, बारिश कितनी अच्छी लग रही है ना, और चाची भी बारिश में बहुत सुंदर लग रही है। हम दोनों को तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ भैया, सच कह रहे हैं। वो तो ठीक है बच्चों, लेकिन अगर बारिश ज्यादा हुई तो तुम शेल्टर में चले जाना, भीगना मत, वरना तबीयत भी खराब हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति के पिताजी वापस अदिति की माँ के पास आते हैं और कहते हैं, मैंने मैनेजर को बोल दिया है, लेकिन अंदर इंतजाम करने में समय लगेगा। तब तक तो बाहर ही रहना पड़ेगा। ये भगवान, पता नहीं वो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। चलिए ना, हम दोनों जाकर कम से कम उनसे माफी तो मांगे। दोनों पति पत्नी अदिति के ससुराल पक्ष वालों के पास जाते हैं। फिर अदिति के पिताजी अदिति के ससुर से कहते हैं,
माफ कीजिएगा, इस बारिश के मौसम में आप लोगों को तकलीफ हो गई। मौसम खुला था तो हमें लगा बारिश होगी ही नहीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पहले से ही इस बारिश की कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। अरे नहीं नहीं समधी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी वजह से बारिश थोड़ी ना हुई है। बारिश तो कुदरत की देन होती है और कहते हैं भगवान खुश होता है जब बारिश होती है। और सच मानिए, हमें इस बारिश से कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और इसी तरह हल्की बारिश में अदिति की शादी संपन्न हो जाती है और वो दुल्हन बनकर घर आ जाती है। अगले दिन अदिति की पहली रसोई की रस्म थी। अदिति ने सबके लिए खाना बनाया, सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। तब अदिति की जेठ जी बोले, अरे बहू, तुमने तो बड़ा ही अच्छा खाना बनाया है, खाकर मजा ही आ गया। ये सुनकर अदिति का पति दिनेश बोला, हाँ भैया वो तो ठीक है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है ना, अचानक बारिश के बंद हो जाने से उमस बढ़ गई है, इसलिए ठीक तरह से खाना खाने का मन नहीं कर रहा। हाँ दिनेश तो सही कह रहा, लेकिन फिर भी अदिति की पहली रसोई है, उसका मन रखने के लिए खाना तो अच्छी तरह ही खाना पड़ेगा। सभी लोग खाना खा लेते हैं। मौसम काफी गर्म था, घर के सभी लोग गर्मी से परेशान थे। अब रात हुई। अदिति की जेठानी बोली, अदिति अभी तक तो किचन की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे थोड़ा आराम मिलना चाहिए। मैंने सब्जियां काट के रख दी हैं और किचन में दाल चावल भी निकाल कर रख दिया। ऐसा करो कि तुम खाना बना लो, और हाँ रोटियां गरम ही बनती हैं हमारे घर में, इसीलिए अभी मत बनाना, जब तक खाने बैठेंगे तब बनाना। तुम्हें पता है ना कि हमारे घर के सभी मर्द रात को 11 बजे घर आते हैं। जी भाभी, मुझे पता है। अदिति ने ऐसा ही किया। वो किचन में गई, उसने सारा खाना बना लिया, उसके बाद रोटी छोड़ दी, फिर सबका इंतजार किया। जब सभी लोग आ गए तो अदिति बोली, माँ जी अब तो सभी लोग आ गए हैं, आप कहें तो मैं खाना लगा लूं? हाँ हाँ बहू, ऐसा करो कि खाना लगा लो। लेकिन तभी अचानक लाइट गोल हो जाती है। ये देखकर तो अदिति का मुंह ही उतर जाता है। अदिति कहती है, अरे ये क्या, लाइट गोल हो गई? हाँ दीदी, इसमें क्या बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो लाइट अक्सर ही गोल हुआ करती है। तुम रुको, मैं लैंप जला देती हूँ। इसके बाद कुसुम लैंप जला लेती है। थोड़ी देर बाद अदिति की सास कहती है, बहू लैंप तो तूने जला दिया, हल्की हल्की रोशनी भी ठीक लग रही है, लेकिन बड़ी ही गर्मी लग रही है आज, और ऊपर से लाइट भी गोल हो गई। मेरा तो खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तभी दिनेश कहता है, माँ मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हमारे घर की छत पर तो जो शेल्टर डला हुआ है और छत के ऊपर काफी ठंडक भी है, तो हम ऐसा करते हैं कि खाना छत पर ले चलते हैं और वहीं पर बैठकर खाते हैं। इससे हमें गर्मी भी कम लगेगी और हल्के हल्के हवा में अच्छा भी लगेगा, और अगर इस बीच बारिश हो गई तो खाना खाने का तो मजा ही बढ़ जाएगा। हाँ बेटा, दिनेश तूने बिल्कुल सही बात की है। बहू हम सब छत पर चलते हैं। बड़ी बहू तू मोमबत्तियां रख लेना और साथ में लाइटर रखना मत भूलना, और छोटी बहू तुम हमारा खाना ऊपर ही लगा दो, आज तो हम ऊपर ही खाना खाएंगे। सभी लोग छत पर चले जाते हैं, वहां कुर्सियां और टेबल लगाकर बैठ जाते हैं। यहाँ अदिति खाना निकालकर सबके लिए खाना पहुंचाती है और फिर रोटियां बनाने के लिए नीचे आ जाती है। अदिति गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको देती है। सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी हल्की हल्की बारिश हो जाती है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और मुन्नी कहती है, हाँ आज तो हल्की हल्की बारिश में खाना खाने का मजा ही दुगना हो गया, मुझे एक रोटी और दो माँ। तभी कुसुम ने मुन्नी को और 2 रोटियां दी और अदिति से बोली, देख रही हो अदिति, आज मौसम ठंडा हो गया और इस हल्की बारिश में तो सभी को खाने का मजा ही दुगना आ रहा है, इसीलिए रोटियां खत्म हो गई। तुम जल्दी से और रोटियां बना कर ले आओ। अब अदिति किचन में आती है और मोमबत्ती जलाकर खिड़की के पास रख देती है और रोटी बनाने लगती है। खिड़की खुली हुई थी, वहां से बारिश की हल्की हल्की बूंदें आ रही थी, जिससे अदिति को रोटी बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। वो मन ही मन सोचती है, कैसे ससुराल वाले हैं, ये रात को 12 बजे बारिश में खाना खाने का शौक है। ऐसा शौक भला कौन रखता है, और इतनी रात को मुझसे रोटी बनवा रहे। थोड़ा कम खाना खाकर भी तो सो सकते थे ये लोग। ऐसा लगता है कि मुझे परेशान करने में इन्हें मजा आता है। फिर भी अदिति ने सबको गरम गरम रोटियां बनाकर दी। सभी लोग हल्की हल्की बारिश का मजा लेकर ठंडे मौसम में खाना खा रहे थे, और गरम गरम रोटियां खाना सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो लोग खुश होकर खाना तो खा रहे थे, लेकिन वो लोग ये भूल गए थे कि बेचारी अदिति नीचे से रोटियां बना बनाकर ऊपर सबके लिए ला रही थी, और वो थक चुकी थी। फिर तो ये लगभग रोज की बात हो गई थी। अक्सर शाम को लाइट चली जाती और दिनेश और नीलेश को घर आते 11 बज जाते थे। उसके बाद 12 बजे तक वो लोग छत पर चले जाते और वहीं पर खाना खाते। पहले तो कुछ दिनों अदिति ने एडजस्ट किया, लेकिन धीरे धीरे अदिति परेशान होने लगी। ऐसे ही एक दिन सभी लोग घर आ गए। उस दिन लाइट नहीं गई थी, 12 बज रहे थे। अदिति ने खाना लगाया, सभी लोग खाना खाने लगे। फिर दिनेश बोला, माँ आज
एसी की हवा में खाना खाने में मजा नहीं आ रहा, खाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ बेटा, अभी तक छत पर खाना खाते थे इसीलिए हमें नीचे खाना खाना अच्छा नहीं लग रहा। अब तो हमें छत पर खाना खाने में ही मजा आती है। वैसे तो आज बारिश भी नहीं हो रही है। माँ जी बारिश नहीं हो रही है तो क्या हुआ, छत के ऊपर ठंडा तो है, हवा तो चल रही है, क्यों ना हम आज भी छत पर ही खाना खाएं, तभी हमें खाना खाने का मजा आएगा। हे भगवान, अब कहीं ये लोग ये ना कह दे कि छत पर ही खाना खाना है। ठीक है बेटा, तो अगर सबकी यही इच्छा है तो चलो हम छत पर ही खाना खा लेते हैं। अदिति बेटा, तुम ऐसा करो, खाना ऊपर ही पहुंचा दो और गरम गरम रोटियां बनाकर ऊपर ही ला देना। हम सब छत पर ही बैठकर खाना खाएंगे। अब सभी लोग फिर से छत पर चले जाते हैं और वहां बैठकर खाना खाते हैं। बेचारी अदिति रोटियां बनाती हुई सोचती है, इन लोगों को पता नहीं क्यों छत पर खाना खाने में मजा आता है। आज तो बारिश भी नहीं है तो भी इन लोगों को छत पर खाना खाना है। पता नहीं इन्हें बारिश से इतना प्यार क्यों है कि मेरी तो किसी को चिंता ही नहीं है। लगता है मुझे ही कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा जिससे मुझे छत पर खाना ना लेकर जाना पड़े। अदिति रोटियां लेकर छत पर जा ही रही थी कि तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो छत से गिर जाती है। आ, आ, आ। अदिति की आवाज सुनकर सभी लोग दौड़कर उसके पास जाते हैं। अरे 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 बहू, तू कैसे गिर गई? दिनेश बेटा, जल्दी से उसे उठाओ और कमरे में ले चलो। अब दिनेश अदिति को उठाता है और कमरे में ले जाता है। फिर कमरे में लाकर उसके मोच आए हुए पैरों में बाम लगाता है। तभी दूसरी तरफ कुसुम उसके लिए गर्म दूध लेकर आती है और उसे पिलाती है। फिर दिनेश अदिति से पूछता है, अब कैसा लग रहा है अदिति? थोड़ा आराम है, लेकिन फिर भी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा दिनेश, अब अदिति को आराम करने देते हैं और हम सब लोग बाहर चलते हैं। थोड़ा आराम करेगी तो उसे अच्छा लगेगा। फिर सभी लोग बाहर चले जाते हैं। अगले दिन अदिति के ससुर कहते हैं, देखो अदिति की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए हम बारिश में ऊपर खाना नहीं खाएंगे, बल्कि सभी लोग यहीं नीचे बैठकर खाना खा लेते हैं। बड़ी बहू, तुम खाना लगा दो। अदिति अपने कमरे में बैठी ये सब सुन रही थी। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और खड़े होकर उछलने और नाचने लगती है और कहती है, अब आया ना मुझे मजा। अब मेरे ससुराल वाले छत के ऊपर खाना खाना छोड़ देंगे, वो नीचे खाएंगे तो खाना भी कम खाएंगे और मुझे परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। अरे वाह अदिति, तू तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा ये प्लान कामयाब हो जाएगा। अदिति अपनी खुशी में उछल कूद और नाच रही थी। उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि कमरे का दरवाजा खुला था और उसके जिठानी के दोनों बच्चों ने उसे नाचते हुए देख लिया। दोनों बच्चे खुश होकर चिल्लाते हुए हॉल में गए और बोले, दादी, मम्मी, मामी ठीक हो गई, मामी ठीक हो गई, मामी डांस कर रही है, मामी ठीक हो गई। ये सुनकर जहां एक तरफ सभी घर वाले खुश हो गए, वहीं दूसरी तरफ अदिति खुद से बोली, हे भगवान, बच्चों ने तो मेरा भांडा ही फोड़ दिया, पूरा प्लान चौपट हो गया। अगले दिन अपनी सास के कहने पर अदिति ने सबके लिए नीचे ही खाना लगा दिया। सभी लोग खाना खाने बैठे। अदिति उन्हें रोटियां बनाकर देने लगी, लेकिन कोई भी खुश दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर अदिति अपने मन में बोली, हे भगवान, मेरे ससुराल वालों के चेहरे तो जैसे रौनक ही गायब हो गई है। मैं ये तो चाहती थी कि मुझे ज्यादा परेशान ना होना पड़े, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि वो लोग दुखी हो जाएं। मुझे इन्हें उदास देखकर अच्छा नहीं लग रहा। इससे अच्छा तो यही है कि बारिश हो जाए और मेरे ससुराल वाले बारिश में खुशी से बैठकर खाना खाएं। भले ही मैं थोड़ा परेशान हो जाऊं, लेकिन वो तो खुश रहें। मुझसे उनका ये उतरा हुआ चेहरा देखा नहीं जा रहा। अदिति रसोई में जाती है और यही सब सोचते हुए रोटियां बनाने लगती है। तभी उसकी सास वहां आ जाती है और अदिति का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहती है, क्या बात है अदिति बेटा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? माँ जी, आप सब लोग कितने उदास है ना। मैं जानती हूँ कि आप सबको बारिश बहुत पसंद है। जब आप लोग बारिश में खाना खाते थे तो आप लोग बहुत खुश होते थे और आपके चेहरे पर चमक आ जाती है। हाँ बेटा, हमें बारिश पसंद तो है, लेकिन यदि बारिश नहीं हो रही तो इसमें तेरी क्या गलती भला? माँ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। जब आप लोग छत पर खाना खाते हैं तो मुझे बहुत परेशानी होती है। मुझे बार बार खाना लाकर देना पड़ता है, मेरा काम दुगना हो जाता है, तो मुझे थोड़ी गुस्सा भी आती है। लेकिन आप लोगों के खुश चेहरे देखकर मैं भी खुश हो जाती हूँ। आप लोगों के उदास होने से तो अच्छा ही था कि बारिश हो जाती और आप लोग ऊपर ही खाना खा लेते। बहू तो हमारे लिए जितना कर सकती थी उतना तो कर रही है। अब तो बारिश करवाना तो तेरे हाथ में नहीं है ना पगली, तो तू इतना उदास क्यों होती है? हाँ माँ जी, ये बात भी है। कुछ दिनों तो मौसम खुला रहता और सभी लोग नीचे खाना खाते रहे, लेकिन फिर अचानक से बारिश का मौसम बन गया और सभी लोग फिर से छत पर जाकर खाना खाने लगे और अदिति हमेशा की तरह उन्हें छत पर रोटियां ले जाकर देने लगी। एक दिन अदिति की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो धीरे धीरे काम कर रही थी। ऊपर रोटियां खत्म हो गईं। अदिति की सास उसको 2-3 बार आवाज लगा चुकी थी। फिर जब अदिति पहुंची तो दिनेश बोला,
ओहो अदिति, कब से हम तुम्हारी रोटी का इंतजार कर रहे हैं, इतने धीरे धीरे खाना ला रही हो, ऐसे तो हमारी भूख ही मर जाएगी। दिनेश की बातें सुनकर अदिति को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, आप लोगों को सिर्फ अपनी ही चिंता होती है। आप सभी लोग रोज यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हो और अकेले मैं सारा खाना भी बनाती हूँ और यहाँ पर लाकर आपको खिलाती भी हूँ। आप लोगों ने कभी सोचा कि मैं कितना थक जाती होंगी? आप लोगों ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि आ बहू तू भी हमारे साथ बैठकर खाना खा ले। आप लोगों के साथ बैठकर खाना खाते हो और मैं अकेली नीचे से रोटियां बना बना कर लाकर आपको ऊपर देती हूँ। मेरा भी मन करता होगा आपके साथ बैठकर खाना खाने का, लेकिन ये बात आपको कभी याद नहीं आई। अदिति अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, तभी अचानक उसे याद आया कि वो सभी लोगों के सामने इतनी सारी बात कर गई। अदिति तुरंत माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसीलिए मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। आप लोग रुकिए, मैं जल्दी से रोटियां बनाकर लाकर देती हूँ। ऐसा कहकर अदिति नीचे चली जाती है। तब पहली बार उसके ससुराल वालों को एहसास होता है कि अदिति सही कह रही है। उन लोगों ने बारिश में खाना खाने की अपनी खुशी में अदिति के सुख दुख को तो भुला ही दिया था। अदिति की सास बोली, अदिति बिल्कुल सही कह रही है। हम अपनी खुशियों में ये भूल ही गए थे कि हमें खुश रखते रखते अदिति को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है कि मैंने अपनी देवरानी को अकेले काम करने के लिए छोड़ दिया। आज से मैं भी उसके साथ बराबरी से काम करूंगी। हाँ बहू, लेकिन इसमें गलती सिर्फ तेरी नहीं हमारी भी है। हम अपने थोड़े से सुख के लिए छत पर खाना खाते हैं और सारा काम बेचारी बहू पर छोड़ देते हैं। लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा, कल से हम नीचे ही खाना खा लिया करेंगे। नहीं पिताजी, आप सबको छत पर खाना खाते देख मुझे और अदिति दोनों को बहुत खुशी होती है। हम ऐसा करेंगे कि कल सब मिलकर छत पर सारा खाना लाकर लगा देंगे और सब लोग साथ बैठकर खाना खाएंगे। अगले दिन ऐसा ही होता है। अदिति और कुसुम मिलकर खाना बना लेते हैं। सभी लोग मिलकर पूरा खाना छत के ऊपर ला लेते हैं और सभी लोग साथ बैठकर खाते हैं। अदिति भी पहली बार बारिश का मजा लेते हुए अपने ससुराल वालों के साथ खाना खा रही थी। उसे पहली बार बारिश बहुत अच्छी लग रही थी। वो खाना खाते हुए अपने ससुराल वालों से बोली, सचमुच बारिश में बैठकर खाना खाने का मजा ही और है। आज मुझे बारिश बहुत अच्छी लग रही है और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से आज मुझे बारिश में खाना खाने का मौका मिला। इसी तरह अब सभी लोग साथ मिलजुल कर खाना खाते हैं और खुशी खुशी मिलजुल कर साथ रहते हैं। और अब बहू को 12 बजे रात तक बारिश में खाना बनाने की परेशानी भी खत्म हो चुकी थी। हवेली लाइट से जगमगा रही थी क्योंकि उसके दोनों पोतों की शादी जो हुई थी। बड़ा बेटा अमीर बहू शिप्रा से शादी करता है, वहीं सम्राट पिता के कहने पर दोस्त की गरीब बेटी राधा से शादी करता है। दोनों बहू डोली से उतरकर पुश्तैनी चौखट की ओर बढ़ रही थी। 4 नौकरों ने उनके लंबे दुपट्टे को संभाल रखा था। तब सास उनकी आरती करती हैं और दोनों बहू चावल का कलश गिराकर आगे बढ़ती हैं। लो आ गई मेरी शहरी बहू शिप्रा। अपने मन की खुशी जाहिर कर ली तो दूसरी रस्म भी कर ले देवयानी। आलते की थाली रख। शिप्रा बहू, राधा बहू, इस थाल में पैर रखकर इस घर में अपनी छाप छोड़ो। नो 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 वे मामी जी, दादी साहब, मैंने अपनी शादी पर ब्यूटी पार्लर पर लाखों रुपए खर्च किए हैं। अगर मेरे पैरों का पेडिक्योर खराब हो गया तो मैं इसमें अपने पैर डिप नहीं कर सकती, या फिर पैरों में कुछ कवर लगा दो। शिप्रा बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। पुश्तैनी ससुराल में तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। ये पुश्तैनी रस्म है, मैंने भी की थी। इसमें तुम्हारे पैर डालने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे ये आजकल की मॉडर्न लड़कियां भी। रिलैक्स शिप्रा बेबी, ऐसे कुछ नहीं होगा। यू कैन डू दिस। ओके। तब दोनों बहू आलते से अपने पैर का निशान छोड़कर आगे बढ़ती हैं। फिर दोनों बहुओं को सोफे पर बिठाया जाता है। माँ दोनों बहू की मुंह दिखाई की रस्म करवा लेते हैं। उसके बाद वो आराम कर लेंगी क्योंकि कल इनकी पहली रसोई है। अरे बेटा, पहली रसोई होती रहेगी उनकी। कल इन्हें पुश्तैनी ससुराल दिखाएंगे, परसों करेंगे, है ना देवयानी? पता नहीं कौन से कर्म के साथ ये गरीब बहू पुश्तैनी ससुराल में आ गई। इसकी कोई औकात है बड़ी बहू के सामने? लहंगा तक नहीं था ढंग से पहनने को, ये भी हमने मुहैया कराया, वरना पूरे समाज में पुश्तैनी ससुराल की नाक कट जाती। तभी दादी सास अपनी छड़ी देवयानी को चुप होती है। जुबान कहाँ चल रही है बहू तेरी? कुछ पूछा है?
हाँ माँ जी। तुझे क्या लगा था मैंने तेरी बात नहीं सुनी? मेरे बेटे की पसंद पर उंगली मत उठा, समझी? अगर वो इस घर में गरीब की बहू लाया है तो कुछ सोच समझ कर ही लाया होगा, क्यों मुनेश बेटा? हाँ माँ। दादी सा, माँ जी, आप बुरा न माने तो मैं कुछ कहूँ? हमारे यहाँ एक रस्म होती है, लड़की के हाथ में जो कंगना बनता है वो उसके पति को खोलना होता है। ये रस्म कब होगी? कोई जरूरत नहीं है मेरे बेटे को तेरे साथ ही रस्म करने की, गाँव की कवार। अरे तेरा नसीब अच्छा है कि तू इस घर में आ गई, वरना पुश्तैनी खानदान लोग गरीब लड़कियों को घर में कभी नहीं लाते। मामी जी, आई एग्री विद यू। ये बात तो डैडी जी को समझनी चाहिए थी ना, कोई लेवल है इसका मेरे साथ में। शिप्रा बहू, ये कोई गेम थोड़े है, शादी है, पुश्तैनी ससुराल की रस्म है। देखते हैं तुम दोनों बहू में से कौन सी बहू इस घर को अच्छे से संभाल पाएगी। इस बात को फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं। सम्राट बेटा, बहू का कंगना खोलने की रस्म कर। जी पिताजी, इतनी सारी गांठें बांधी है राधा तुमने तो। जी भला मैं ये कैसे कर सकती हूँ? ये माँ ने किया है। कहते हैं दुल्हा जितनी जल्दी ये सारी गांठ खोल देगा उतनी ही जल्दी जीवन में आने वाली मुश्किल परिस्थितियों की गांठ भी सुलझा देगा। अरे वाह राधा बहू, ये भी एक पुरानी रस्म है। खोल सम्राट बेटा। What rubbish! अब इस गरीब के चोचले होंगे क्या इस घर में? तब सम्राट राधा के हाथ के धागे की सारी गांठ खोल देता है। फिर अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है। अब सास दोनों बहू को उनके कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है। अगले दिन बहुएं अच्छे से सज धज कर तैयार हो जाती हैं तो घर के तीनों बुजुर्ग कहते हैं, चलो आज तुम लोगों को इस घर का कोना कोना दिखाकर इसके बारे में बताते हैं। तो बहू सबसे पहले उस कमरे में चलो। दादी सा, पापा जी, एक मिनट, सुबह सुबह आप तीनों के पैर छू लूं। तब वो घर के बड़े लोगों के वो पैर छूती है। देखा देवयानी, मेरी छोटी बहू कितनी आज्ञाकारी और संस्कारी है। ये देखो, हॉल में पुश्तैनी ससुराल का सबसे बड़ा झूमर लगा हुआ है। बहुत पुराना है, ऐसा झूमर आजकल कहीं नहीं मिलता। अरे शिप्रा बहू देख, ये पुरानी बंदूक, शेर की खाल, ये हाथी के दांत का बना वास्तु, ये इनके दादाजी ने शिकार करके यहाँ रखा हुआ है। ओ वाओ! अभी घर तो सच में बहुत पुराना है और ये चीज भी अच्छी है। दादी सा, ये किसकी तस्वीर है? राधा बहू, ये मेरे वो है और तुम्हारे दादा सा। ये तो अपने जमाने में बहुत सुंदर थी, सच में। हाँ बहू, मेरे पिताजी की उम्र इसमें 90 साल की है, लेकिन तुम्हें लग रहे हैं ना एकदम 40 साल के। हाँ पापा जी, और उन कमरों में क्या है? आओ चलो बताता हूँ। तब मुनीश उन सबको पुराने कमरे की ओर ले जाता है जहां पर पुश्तैनी किताबें, पुश्तैनी दूरभाषा, संगीत सुनने वाला पुराना जमाने का रेडियो, पुश्तैनी छड़ी, पुश्तैनी कपड़े इत्यादि। सास ससुर दोनों बहू को पुश्तैनी ससुराल का एक एक कोना दिखाते हैं। यहाँ तक कि गार्डन, पेड़, बक्सा, तलवार और उनके बच्चों के बचपन की फोटो भी पूरा पुश्तैनी ससुराल चीख चीख कर बता रहा था कि वो बरसों पुराना संजोया हुआ घर है। सच में माँ जी, पापा जी, आपकी खानदानी हवेली बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छी तो लगेगी ही तुझे, कभी देखी जो नहीं है झोपड़ी से उठकर आई है। देवयानी, तू फिर बोली, क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ गई है? माँ जी, मैंने कहाँ कुछ बोला। अगर आप सास बन गई हैं तो अब मैं भी तो सास बन गई हूँ। अब अगर मुझे इनके सामने ऐसा नहीं कह सकती। माँ जी, पापा जी, मैं आप सबके लिए चाय बना कर ले आऊं? कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में नौकर हैं, वो बना देंगे। तुम लोगों की कल है पहली रसोई, तो सवेरे दोनों जल्दी उठ जाना। अगले दिन दोनों बहू सुबह जल्दी उठ जाती हैं और फिर देवयानी दोनों को पुश्तैनी जेवर और कपड़े देती हैं। माँ जी, कपड़ा बहुत चुभ रहा है एंड इट्स सो हैवी, कांट वेयर दिस। देवयानी, अपनी प्यारी बहू को समझा ले कि पुश्तैनी ससुराल के कुछ मान सम्मान परंपरा रस्म है जो इस शहरी को भी करने होंगे। जी माँ जी, शिप्रा बहू, तुम्हें ये सब पहनना ही होगा। तभी दोनों बहू अच्छे से पुश्तैनी जेवर और कपड़े पहनकर गजरा, बिंदी, तागड़ी पहने पायल के छन छन के साथ अपनी रसोई में जाती हैं। जहां एक तरफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक किचन थी तो दूसरी तरफ पुश्तैनी तरीके से मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के पुराने बर्तन रखे हुए थे।
ये क्या है माँ जी, 2 तरह की रसोई क्यों है? बताती हूँ। ये भले ही हमारी पुश्तैनी हवेली हो, लेकिन वक्त के साथ हम थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, इसलिए ये रसोई 2 तरीके में बट गई है। एक तरफ पुश्तैनी तरीके से खाना बनेगा मिट्टी के चूल्हे पर, तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक सामान से, वहाँ सारे अप्लायंस है। अभी बताओ तुम दोनों में से पुश्तैनी चूल्हे की रसोई कौन लेगा? ओह थैंक गॉड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हैं, क्योंकि शहर में मैंने इसी पर खाना बनाना सीखा है। मम्मी जी रोटी मेकर तो है ना? हाँ बहू, सब है। गुड, तो मैंने डिसाइड किया है मैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लूंगी, क्योंकि ये मिट्टी की चूल्हे वाली रसोई में मुझसे खाना नहीं बनेगा। कोई बात नहीं जेठानी जी, मुझे इस पर खाना बनाना आता है। मैं सबके लिए खाना बना दूंगी। मैं घर पर भी माँ जी, दादी सा चूल्हे पर ही खाना बनाती थी। मुझे पता था तुम्हें इस मिट्टी वाले चूल्हे पर खाना बनाना जरूर आता होगा। गरीब जो हो, वहाँ तो घर भी झोपड़ी वाला होगा, मिट्टी से लिपा हुआ। हाँ, मिट्टी के माहौल में जो रमी हुई है। सास बहू ने जोड़ी बना ली तो पहली रसोई कर लो। अब तुम दोनों बहू का जो मन है अपने हिसाब से पहली रसोई में बना करके ले आओ, ठीक है? जी दादी साहब। तब दोनों बहू पहली रसोई में काम करना शुरू करती हैं। एक तरफ जेठानी इलेक्ट्रॉनिक आटा मेकर में पूरी का डो तैयार कर लेती है, फिर एयर फ्रायर में पूड़ियां फुला लेती है। वहीं दूसरी तरफ सारी सब्जी के कटने और हाथ से आटा लगाने के बाद छोटी बहू मिट्टी का चूल्हा लकड़ी के साथ जलाती है। तब उसमें से थोड़ा धुआं आने लगता है। धुएं की बदबू से देवयानी रसोई में आती है। अरे ये क्या, धुआं कर देगी सारी हवेली में। माँ जी, शुरू में तो धुआं निकलेगा ही, लेकिन आग लगते ही धुआं चला जाएगा। ये शौक भी अजीब है, गाँव की बहुएं होती ही ऐसी हैं। वो काश, मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है। बहू एसी चल तो रहा है, फिर तुझे क्यों गर्मी लग रही है? मामी जी, इतनी भयंकर हैवी कपड़े जो पहनाए हैं अपनी पुश्तैनी वाले, गर्मी तो लगेगी ही। एसी इज आल्सो फेल्ड। तब देवयानी एसी का टेम्परेचर कम करके चली जाती है। शिप्रा मिक्सी में ग्रेवी तैयार करती है और कॉल करते करते मिक्सी ऑन कर देती है, जिससे राधा की साड़ी खराब हो जाती है। हाँ यार, अभी तो थर्सडे है और पहली रसोई की रस्म हो रही है। यू आर सो बोरिंग, आई एम टायर्ड। हाँ, पुश्तैनी ससुराल है, मुझे तो ये सब ज्वेलरी पहनी नहीं जा रही है। दीदी, ये आपने क्या कर दिया? फोन के चक्कर में आपने मिक्सी ऑन छोड़ दी, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। हाँ, तो मैंने जानबूझ कर थोड़ी किया है। जाओ कपड़े बदल लो। फिर राधा कपड़े बदलकर ओखली में सूखे मसाले और सिलबट्टे पर चटनी बनाने लगती है। तब आवाज से, What the hell is this going on? इतना शोर क्यों कर रही हो देवरानी? तुम्हें पता है ना मैं भी इस रसोई में काम कर रही हूँ। सर दर्द करवाना क्यों चाहती हो? दीदी, मैं जानबूझकर नहीं कर रही, आपकी मिक्सी भी तो शोर कर रही थी। मैंने कुछ बोला? अब मैं सिलबट्टा नहीं चलाऊंगी तो पुश्तैनी तौर तरीके से खाना कैसे बनेगा? पुश्तैनी 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 इट्स माय फॉल्ट। पता नहीं कब इन सब चीजों से निजात मिलेगी। फिर मिट्टी के चूल्हे पर राधा सब्जी पूरी तैयार करने के बाद गुड़ की खीर बना लेती है। कुछ देर में दोनों बहू अपने हाथ का खाना सबके सामने परोसती हैं। मम्मी जी, डैडी जी, दादी साहब, मैंने चाप की सब्जी, पूरी और फ्रूट कस्टर्ड बनाया है, खाइए। ये क्या बहू, तुम्हारी बनी सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं है, अच्छे से नहीं पकाया क्या? हाँ, पूरी भी सफेद है, जरा से भी लाल या करी नहीं है, बस दिखने में फूली हुई है। हाँ तो क्या हो गया? मेरी बहू पहली बार इतना घबराकर खाना बनाई है, खा लीजिए ना। हम तो खाना खा रहे हैं, लेकिन खाना तीखा भी नहीं। फिर तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? ये माँ जी लुढ़क क्यों नहीं गई अभी तक? मेरे सर पर बैठकर मुझ पर हुक्म चला रही हैं। मन में कोस रही है, मन में, है ना तू देवयानी? भला माँ जी, मैं आपको कुछ कह सकती हूँ क्या? अरे आप सब राधा बहू के हाथ का खाना तो खाओ। देखो, उसने गुड़ की खीर, बाजरे की रोटी, पुदीने की चटनी और आलू जीरा खटमटिया की सब्जी बनाई है। तब सभी लोग छोटी बहू के हाथ का खाना खाते हैं। वाह, इसे कहते हैं खाना, लाजवाब खाना। बहू के हर खाने में मिट्टी की चूल्हे का जो स्वाद आ रहा है ना, वो तो बड़ी बहू के बटन वाले में भी नहीं है। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। राधा बहू इसे खाकर तो बचपन में खिलाई माँ के खाने की याद आ गई। शादी के बाद तो देवयानी ने ऐसा खाना बनाकर कभी खिलाया ही नहीं।
अरे तुझे क्या, मुझे भी इसने कभी ऐसा बनाकर खाना नहीं खिलाया। इलेक्ट्रॉनिक पर ही खाना बनाती थी। आहा बहू, तेरे बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत नरम है। शुक्रिया दादी सा। सच में ऐसा खाना दादी सा मैंने आपके हाथ से बचपन में ही खाया था और मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। बहुत खूब बहुत खूब। आज पुश्तैनी ससुराल में तुमने पुश्तैनी खाना भी बनाकर खिला दिया। बहुत अच्छी रसोई बनाई है। ऐसे घर वालों का मन बनाए रखना, दूसरों के सामने भी। तब राधा बहू ससुर के पैर छू लेती है। ज्यादा ही इन सबको अपना बचपन का स्वाद याद नहीं आ रहा है आज। मामी जी, मैंने खाना बनाने में इतनी मेहनत करी और देखिए ना, मेरे हाथ का खाना कोई नहीं खा रहा। ये सब उस देवरानी के हाथ का मिट्टी के चूल्हों वाला खाना खा रहे हैं। इतना भी बेकार नहीं बना था मेरा इलेक्ट्रॉनिक वाला खाना। कोई बात नहीं बहू, छोड़, आगे से तू ही अच्छा खाना बनाना। ओह ओम हरिओम, डकार आ गई। बहुओं चलो, तुम दोनों की पहली रसोई का शगुन पुश्तैनी जेवर और ये साड़ी संभाल कर इसे कुछ दिनों बाद पहन लेना। क्या है ना, तुम्हें पंडित जी को भी भोज करवाना है। इसी तरह से जैसे आज खाना बनाया है, अब से तुम दोनों की वही रसोई है। छोटी बहू की पुश्तैनी और बड़ी बहू की इलेक्ट्रॉनिक रसोई। शुक्रिया माँ जी, पुश्तैनी जेवर मुझे बहुत पसंद आया। इसमें आपका प्यार और धरोहर मुझे साफ झलक रहा है। हाँ मेरी प्यारी बच्ची। कुछ दिनों बाद दोनों बहू इलेक्ट्रॉनिक और मिट्टी के चूल्हे पर पंडित जी को भी खाना खिलाती हैं और उन्हें भी छोटी बहू के हाथ का खाना पसंद आता है। फिर घर मेहमान आते हैं। तब मुनीश, राधा बहू, शिप्रा बहू, तुम्हारी सास के घर से कुछ मेहमान आ रहे हैं। चाचा मौसी वगैरह ये शादी में मौजूद नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए अच्छे से खाना परोसना, ठीक है? खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी पापा जी। शिप्रा इलेक्ट्रॉनिक ओवन, इंडक्शन और फूड प्रोसेसर पर लंच बना रही होती है, जबकि छोटी बहू पारंपरिक तरीके से मिट्टी के चूल्हे पर एक ही कढ़ाई पर पहले पूरी कचौरी बना लेती है, फिर उसे हटाकर बाकी की सब्जी और चीज बना लेती है। छोटी बहू के खाने की खुशबू बहुत आ रही थी, लेकिन तभी सलाद काटने वाली मशीन खराब हो जाती है और एयर फ्रायर भी बीच में बंद हो जाता है, जिससे आधी पूरी कच्ची पक्की निकल कर आती है। हे भगवान, इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को भी अभी खराब होना था क्या? मेरी पूरी रह गई, सलाद भी नहीं काटे। अब क्या करूं? मेहमानों के सामने खाना कैसे परोसूंगी? जिठानी जी, आपको मेरी मदद चाहिए तो बता दीजिए, मैं हाथ से काट देती हूँ या फिर मैं इस मशीन को ठीक कर देती हूँ। हाँ तू बड़ाई, कहीं तूने ही तो ये मशीन खराब नहीं की, और नहीं भी की तो ये इलेक्ट्रॉनिक चीज तेरी समझ में नहीं आएगी। तू गांव से आई है, लेकिन मेरी बहू शहर से आई है, समझी कबार? मामी जी इज राइट, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा ऑलमोस्ट खाना तैयार है, मैं इतना ही दे दूंगी। कुछ स्वीट तो बनाया नहीं है, बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ। शिप्रा फोन से रसमलाई ऑर्डर करके मंगा लेती है और वहीं आधा कच्चा पक्का खाना मेहमानों के सामने परोस देती है। वहीं छोटी बहू भी परोस देती है। अरे वाह, ये तो बचपन की यादें ताजा हो गई। ये स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता जो गांव की बहू ने अपने हाथ से बनाकर खिलाया है। भाई सच में शहर में अब ऐसी कोई आलू की कचौरी भरकर नहीं बनाता है। हाँ, और ये दही तड़का भी बहुत अच्छा है। तुम में तो बहुत काबिलियत है राधा बहू, लेकिन बड़ी बहू के हाथ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, कच्ची कच्ची पोड़ियां हैं। हाँ, और बहू ने सलाद भी नहीं दिया, सब्जी में भी कोई टेस्ट नहीं आ रहा। बहू, तुमने टमाटर हाथ से नहीं पीसे क्या? नहीं, मैं शहर की बहू हूँ। शहरी उपकरण यानी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से खाना बनाया है, तभी तो स्वाद नहीं आ रहा। भला मशीन कभी हाथों का स्वाद दे सकती है? मैंने कहा था ना, तुम्हें छोटी बहू के हाथ का खाना बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि उसने मिट्टी के चूल्हे पर जो बनाया है। सच में भाई साहब, हम तो यही सोचकर यहाँ पर खाना खाने आए थे कि पुश्तैनी ससुराल है तो पुश्तैनी तौर तरीके से खाएंगे, वही स्वाद मिलेगा। और वैसा स्वाद दोनों बहू में से सिर्फ छोटी बहू के हाथ में मिला है। अरे हरिओम बेटा, बिजली के भरोसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जिनका स्वाद चलता है वो पुश्तैनी घर कैसे चलाएंगी? राधा बहू जा और उनके लिए गरम गरम पूरी लेकर आ। जी दादी सा। कोने में खड़ी दोनों सास बहू को राधा पर गुस्सा आता है। किस्मत देखो, 2 पूरियां क्या बना ली मिट्टी के चूल्हे पर, सब इसकी तारीफ में लगे हैं। अब तो ये सबकी सिर चढ़ेगी।
माँ जी, हमें इसे धरती पर लाना होगा, अगली बार इसके खाने को गड़बड़ कर देंगे। बिल्कुल। तब मेहमान खुश होकर छोटी बहू को नेक देकर चले जाते हैं। अगले दिन विद्यावती, अरे बहुओं, तुम मेरी पोता बहू हो, एक दिन अपनी दादी सा के लिए स्पेशल खाना बना दो। पता नहीं बुढ़िया को क्या चाहिए, लेकिन जो भी खाएगी ना, आज अपने गांव की बहू की तारीफ नहीं कर पाएगी। दादी सा, क्या खाना चाहती हैं, बता दीजिए। जो तुम्हारा दिल करे वो बना दो, वरना मेरा तो दिल है मक्के की रोटी घी लगाकर और बेसन के गट्टे की सब्जी। ठीक है माँ जी, मैं फटाफट बना कर लाती हूँ। तब दोनों बहू रसोई में विद्यावती के पसंद का खाना बनाती हैं। एक बहू इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस पर मक्के की रोटी बनाती है जो कि बार बार खराब हो जाती है। वहीं राधा उल्टे तवे पर मक्के की रोटी सेक भी लेती है, फिर बेसन के गट्टे काट काट कर सब्जी बनाती है। बस 10 मिनट में मेरा खाना बन जाएगा। सब्जी बनती है, जब तक मुंह धोकर आती हूँ। उसके जाते ही शिप्रा मक्के की रोटियों को तोड़ देती है और मिट्टी के चूल्हे की लकड़ी डालकर आग बढ़ा देती है, जिससे सब्जी जल जाती है और राधा परेशान हो जाती है। अच्छा हुआ मैंने इसकी सब्जी चलाने से पहले अपने लिए गट्टे की सब्जी निकाल ली। तब शिप्रा दादी सा को अपना खाना खिला देती है। वहीं राधा दोबारा से खाना बनाती है। अरे वाह शिप्रा बहू, तेरी रोटी आज कैसी भी सही, लेकिन गट्टे की सब्जी बनाकर तूने मेरा दिल खुश कर दिया। छोटी बहू कहाँ है? दादी सा, उसका खाना तो आज बना ही नहीं। मुझे खुशी है आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। आज मेरी गांव की बहू नहीं आई और शहर वाली ने मेरे मन की सब्जी बना दी। पच नहीं रहा। तब राधा दोबारा खाना बनाकर खिला देती है, लेकिन राधा को डांट नहीं पड़ती। सास बहू का प्लान फ्लॉप हो जाता है। ऐसे वो जब भी खाना बनाती है तो जेठानी उसके खाने में कभी नमक ज्यादा, कभी कुछ और गड़बड़ कर देती है, जिससे एक दो बार दादी सास और ससुर खफा हो जाते और जानबूझकर राधा को सुना देते हैं, जिससे सास बहू के मन में थोड़ी तसल्ली मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई किसी का खाना चुरा सकता है, खाना बनाने की काबिलियत नहीं। बस एक दिन मुनीश के खास मेहमान घर आ रहे थे, जिसमें कलेक्टर साहब, प्रधान और पुराने रिश्तेदारी के लोग थे। अरे भाई साहब, आज तो आपकी दोनों बहू के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। देखते हैं पुश्तैनी ससुराल में क्या क्या खाने को मिलता है। अरे चिंता मत कीजिए, मेरी बहुएं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। शिप्रा बहू, राधा बहू, मेहमानों के लिए खाना बनाकर लाओ। तब राधा शिप्रा को कमरे में जाकर कहती है, जहां उसने मॉडर्न ड्रेस पहनी थी। दीदी, ये सब क्या है? बाहर मेहमान आए हैं और आपने घर में ऐसे कपड़े पहने हैं। जानती है ना, पुश्तैनी ससुराल है, बहुत खास मेहमान है उनके। हाँ तो क्या करूँ, मैं इतने भारी पुश्तैनी कपड़े और जेवर पहनकर परेशान हो चुकी हूँ। और वैसे भी मुझे खाना रसोई में बनाना है। मैं तो अपने कंफर्ट से वैसे ही कपड़े पहनकर जा रही हूँ। आज खाना बाहर तुम लगाना। ठीक है दीदी। तब दोनों बहू रसोई में खाना बनाना शुरू करती हैं। घर में शो ऑफ का माहौल होता है। शिप्रा इलेक्ट्रॉनिक ओवन, इंडक्शन, मिक्सी आदि पर स्पेशल शाही थाली बना रही होती है। तभी अचानक बिजली चली जाती है। अरे, मैं इडली का बैटर पीस रही थी, लाइट कहाँ चली गई? बहू, लाइट चली गई है, ट्रांसफार्मर फूक गया है और इन्वर्टर भी चार्ज नहीं था। अब तुम्हें भी हाथ से ही खाना बनाना पड़ेगा। आज तुम्हें कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस काम नहीं आएगा। क्या? लेकिन मेरा आधा खाना तो इलेक्ट्रॉनिक कुकर में है। सांभर अच्छे से बना भी नहीं होगा। दीदी, चूल्हे पर खाना बना लो। नो थैंक्स। हे भगवान, अब मेहमानों को क्या मुंह दिखाएंगे? छोटी बहू, अब तू ही इस घर की लाज बचा सकती है। मेरे बेटे के बहुत खास दोस्त आए हैं और कलेक्टर साहब भी। चिंता मत कीजिए दादी साहब, मेरा खाना बस तैयार होने वाला है। पुश्तैनी मिट्टी का तेल दिया जलाकर अंधेरे में बहू मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। वहीं शिप्रा अपने आधे कच्चे खाने को ही प्लेट में लगा देती है। तब मेहमान दोनों बहू के हाथ का खाना खाकर कहते हैं, वाह भाई वाह, ये बाजरे की रोटी, सरसों का साग, लोनी की लस्सी और यह गुड़ की चटनी जो बनाई है ना, मजा आ गया खाकर। अरे मुझे तो पुराने स्वाद याद आ गए। खाना खुद अपनी खुशबू से बता रहा है कि ये पुश्तैनी तौर तरीकों से बना है। सच में ये स्वाद बस गांव की बहू के हाथ में ही आ सकता था। शहर वाली बहू ने तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर बनाया, वो भी आधा कच्चा आधा पक्का। तभी रेखा की बात सुनकर मॉडर्न बहू बाहर आ जाती है। इतनी ही तकलीफ है आपको मेरे खाने से, तो बिल्कुल मेरे हाथ का खाना मत खाना। हे भगवान, दिव्यानी भाभी, आपकी बहू पुश्तैनी ससुराल में ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही हैं, वो भी हमारे सामने। पता नहीं था, अब समझ आया।
या आधा कच्चा पका खाना इलेक्ट्रॉनिक खाने पर क्यों बना? क्योंकि बहू बहुत ज्यादा मॉडर्न है। फिर तो घर में गांव की बहू लाकर भाई साहब ने बिल्कुल ठीक किया। हाँ, ऐसे ही घर की इज्जत के बारे में पता चल रहा है। देख लिया देवयानी, तेरी बहू ने आज क्या रंग दिखाया इस पुश्तैनी ससुराल को मेहमानों के सामने। इसी वजह से मेरा बेटा इस घर में गांव की बहू लाया और तू शहर की लाई। माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि अपने पति के फैसले पर मैंने आपत्ति जताई। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। राधा बहू, आज तुमने इस घर की इज्जत रख ली। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें भी बहुत कुछ कहा, फिर भी तुम खरी उतरी। शिप्रा बहू, तुझे समझ आ रहा है तूने क्या किया है? हाँ मम्मी जी, मुझे एहसास हो गया कि असल में राधा ही अच्छी बहू है। उसने बहुत अच्छे से पुश्तैनी रसोई संभाली। मैं भी राधा तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। जरूर दीदी, मैं आपको मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सिखाऊंगी। इस तरह सास और जेठानी राधा के अच्छे दिल को समझ जाती हैं, जिसके बाद राधा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस छोड़कर देसी तरीके से राधा से खाना बनाना सीखती है। दोस्तों, हमारी कहानी में आपको क्या अच्छा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। Please subscribe to my YouTube channel UNTruth_A story, like, comment and share, and please keep supporting.